हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिट डायरीज बाय उरारा मलिक। दिस इज आवर 18th लेक्चर ऑफ मेडिकल बिलिंग। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये वाला लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है हम उसमें देखेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस। मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो एक इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे आप फेस टू फेस इंटरव्यू कर रही हैं, चाहे आप ऑनलाइन इंटरव्यू कर रही हैं, आप कॉल पे हो, जहाँ मर्जी हो। तो बेसिक जो क्वेश्चंस है ना मेडिकल बिलिंग की, वो कौन से होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा कम्प्लेक्स की तरफ भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो तो तब वो कम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बेसिक और थोड़ा सा कम्प्लेक्स को टच देंगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चंस भी नहीं बताने लगा और बहुत ज़्यादा टफ की तरफ भी नहीं जा रहा। ठीक है, हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट कॉमन होते हैं और 6 मंथ्स का जो एक्सपीरियंस करके बंदा जाता है उससे जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, हम वो चीज़ें करेंगे। ठीक है, ताकि जब भी आप इंटरव्यू के अंदर बैठो तो आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको पता हो कि अगला बंदा मुझसे क्या पूछ सकता है, किस टाइप का सवाल कर सकता है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी बार बार तैयार करके और फिट फाट होके जाऊँ, किन चीज़ों पे मैं एक पूरी जो है ना ग्रिप करके जाऊँ। तो आपको इस लेक्चर के बाद आइडिया हो जाएगा कि आपको किन चीज़ों पे ग्रिप होना लाजिम है अगर आप इंटरव्यू की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये लेक्चर सुन लेते हो और ये सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लेते हो तो आप इंटरव्यू के अंदर कभी मार नहीं खाओगे। ठीक है, आपका इंटरव्यू फिंगर टिप्स पे होगा और आपकी जो सैलरी का डिसीजन होता है ना, वो भी आपके इंटरव्यू के बेस पे होता है। आप किस तरह का इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, आप किस तरह का इंटरव्यू देते हो, उसी बेस पे आपकी सैलरी जो है ना फिक्स कर दी जाती है। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि इंटरव्यू पे फोकस करना है। आपका जितना भी नॉलेज है आपके अंदर, जो भी आपने मुझसे सीखा इस कोर्स में, उसको आपने बताना कैसे है, अगला बंदा आपसे पूछेगा कैसे, वो सारी चीज़ें इस लेक्चर के बाद आपको क्लियर हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम इंटरव्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि उन सब के आपको आंसर्स पता होंगे, लेकिन मैं साथ साथ बताता जाऊंगा ताकि आपको आइडिया होता जाए। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। बहुत ही ईजी से और ट्रिकी क्वेश्चंस होने वाले हैं, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूँ, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से सोचना है कि इसका जवाब क्या हो सकता है, कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप सोच लो कि इसका आंसर ये है, आपने वीडियो को प्ले कर लेना है, फिर मैं बताऊंगा कि इसका असल आंसर क्या है। तो आपको आपकी असेसमेंट हो जाएगी कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग। अब मेडिकल बिलिंग क्या है, सिंपल अल्फाज में आपने बताना है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आपके सामने जो इंटरव्यू बैठा होगा वो आपको जज कर रहा होगा आपके फेस एक्सप्रेशन से कि आप कितना पैनिक करते हो। ठीक है, आपने इजी रहना है, आपने उसको मतलब हल्की सी स्माइल भी देनी है तब उसको ये पता चले कि बंदा नर्वस नहीं हो रहा, इसके पास नॉलेज है और वो पैनिक भी नहीं कर रहा। तो हमारे पास पहला जो सवाल है बिल्कुल बेसिक सा है, व्हाट इज मेडिकल बिलिंग। मेडिकल बिलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ क्लेम जनरेशन एंड सबमिशन to insurance company in order to get payment of all the services that are provided to the patient। तो ये सिंपल सा जवाब है। इसको आप तोड़ मोड़ के जैसे भी अपनी इंग्लिश में बताना चाहते हो तो बता सकते हो। बस इसका मीनिंग यही होना चाहिए कि जो आपके पास क्लेम आ रहा है उसको जनरेट करना, सबमिट करना इंश्योरेंस कंपनी को, और वहाँ से पेमेंट लेना पेशेंट के लिए जो भी उसको सर्विस रेंडर्ड की गई है, जो भी उसको सर्विसेज प्रोवाइड की गई है बाय फिजिशियन। सिंपल सी एक चीज़ है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ जो कि हमारे पास है, व्हाट इज पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब टोटल 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एक होती है इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी होती है पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो सारी अमाउंट जो इंश्योरेंस पे करेगी वो इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आएगी, और वो सारी पेमेंट जो आपका पेशेंट पे कर रहे हैं वो हमारे पास पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएगी। अब पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में टोटल 3 चीज़ें होती हैं, कोपे, को इंश्योरेंस और डिडक्टिबल्स। ये ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर्स में डिटेल के साथ करवा चुका हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ में मैं पढ़ूंगा नहीं कि इनकी डिटेल क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि सवाल के अंदर मजीद 3-4 सवाल होंगे। अब यहाँ पे जब वो आएगा ना, वो आपको यहाँ पे पूछेगा कि कोपे क्या है, को इंश्योरेंस क्या है, डिडक्टिबल क्या है, आपको यहाँ पे वो फंसाने की कोशिश करेगा। तो ये ऑलरेडी हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से जाके इनको देख लेना कि क्या है फुल डिटेल के साथ। एक ही सवाल के अंदर वो मजीद आपको घुमाई जाएगा। चीज़ें यही होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशिएट आईसीडी एंड सीपीटी। तो इन दोनों में हमने करना है डिफरेंस के सीपीटी और आईसीडी में क्या डिफरेंस है। ये बेसिकली दोनों कोड्स में यूज़ होते हैं, हम इनको यूज़ करके कोडिंग करते हैं। अब सीपीटी बेसिकली क्या होता है, करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजीज। जो भी प्रोसीजर आपके पेशेंट के साथ हुए हैं उन सब को हम कोड्स में जब लिखेंगे तो वो हम सारे कोड्स सीपीटी से लेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आईसीडी की, तो आईसीडी होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, यानी कि वो सारे डायग्नोसिस या फिर डिजीज जो एक पेशेंट को है अगर उनकी हम कोडिंग करेंगे तो वो हम आईसीडी से लेंगे। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे वो मजीद इसको कम्प्लेक्स करने के लिए इसमें से भी कोई सवाल निकाल सकता है कि आप एग्जांपल दें या इस तरह। ये ऑलरेडी मैं फिर कहूँगा कि आपको मैं लेक्चर में कवर करवा चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपसे कौन से पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, टोटल कितनी टाइप्स के फॉर्म्स होती हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि CMH 1500 होता है। उसके बाद हमारे पास UB094, UB02 और हमारे पास ADA डेंटल होता है। ये फॉर्म टोटल जो है ना बेसिकली हमारे यूज़ होते हैं बिलिंग के अंदर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेडरल इंश्योरेंस। फेडरल इंश्योरेंस की टोटल कितनी टाइप्स होती हैं, ये भी मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर्स में बता चुका हूँ। एक हमारे पास मेडिकेयर होती है और दूसरी हमारे पास मेडिकेड होती है। मेडिकेयर क्या है, मेडिकेड क्या है, ये आप फिर जाके लेक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इसमें सिर्फ क्वेश्चंस को ही अटेंड करेंगे, क्वेश्चंस ही देखेंगे कौन कौन से आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मेडिकेयर। मेडिकेयर के टोटल कितने पार्ट हैं। मेडिकेयर के टोटल 4 पार्ट्स हैं, A, B, C और D। ए के अंदर हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल इन पेशेंट्स, वो पेशेंट्स जो अंदर एडमिट हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं इन पेशेंट्स। बी में हमारे पास आते हैं आउट पेशेंट्स। अच्छा, उसके बाद सी में हमारे पास आते हैं इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों, जिसे हम मेडिकेयर एडवांटेज बी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास डी पार्ट आता है जो कि है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग सर्विस। तो ये हमारे पास टोटल 4 पार्ट होते हैं मेडिकेयर के। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आरसीएम। अब आरसीएम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुकी है। आरसीएम स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। इसके टोटल 10 से 12 स्टेप्स होते हैं, आप जाके उनको देख सकते हो। अब होगा क्या, जब आरसीएम का सवाल होगा ना आपसे, तो जब आप बताओगे कि रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, वो फिर 12 स्टेप्स में से कोई भी स्टेप उठा के आपसे पूछने लग जाएगा। तो सवाल के अंदर से सवाल निकलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको डिटेल के साथ देखो। अब व्हाट इज़ आरसीएम पूछेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ये बता के बैठ जाओ कि आरसीएम स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। आपने टोटल डिटेल याद करके जानी है कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स के अंदर हो क्या है, ठीक है। तभी आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि एक सवाल जब पूछेगा बार बार उसमें घुसता चला जाएगा, वो चेक करेगा कि आपका नॉलेज कितना डीप है। तो आपने घबराना नहीं है और उसके हर सवाल का कॉन्फिडेंटली जवाब देना है, और ये तभी हो पाएगा जब आप तैयारी करके जाओगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेट ऑफ सर्विस। डेट ऑफ सर्विस बेसिकली क्या होती है, जिस डेट को पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड की गई उसको हम कहते हैं डेट ऑफ सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस इज बेसिकली ए ब्रिज और बैरियर बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड प्रोवाइडर। जब भी आपका क्लेम सबमिट किया जाता है तो वो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं जाता, वो एक थर्ड पार्टी के पास जाता है जो कि हमारे पास क्लियरिंग हाउस है। वो इस क्लेम को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अप्रूव करके आगे इंश्योरेंस कंपनी को भी भेज सकते हैं। इसको भी डिटेल में मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर कवर किया हुआ है। तो वो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंशिएट ईओबी एंड ईआरए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर बहुत ईजी है। ईओबी हमारे पास होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स और ईआरए हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस। जो ईओबी है ना वो हमारे पास प्रिंट फॉर्म में आएगा, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट फॉर्म में आएगा, और जो ईआरए है वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो नाम से जाहिर हो रहा है, वो आपको मेल के थ्रू भी आ सकता है या फिर आपके पोर्टल पे भी आ सकता है। वो टोटल इलेक्ट्रॉनिकली होगा, प्रिंट फॉर्म में या डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं होगा। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, और इन दोनों का काम क्या है वो देखने के लिए फिर लेक्चर्स की तरफ जाएं, इनको डिटेल से देखें कि ईओबी कैसे बन के आता है, ईआरए कैसे बन के आता है, और इनको हम अप्लाई कैसे करते हैं। ये चीज़ें आप देख लें, क्योंकि इनमें से भी सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर ईओबी ईआरए आपने उसको एक बार बता दिया तो मज़ीद इसमें घुसेगा।
तो इस वजह से कह रहा हूँ हर सवाल को आपने फिर डिटेल के साथ देखना है कि उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स मजीद कवर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफरेंशिएट प्राइमरी इंश्योरेंस एंड सेकेंडरी इंश्योरेंस। प्राइमरी इंश्योरेंस क्या होती है, सेकेंडरी इंश्योरेंस क्या होती है। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात एक ही पेशेंट की दो इंश्योरेंसेज होती हैं, प्राइमरी इंश्योरेंस और सेकेंडरी इंश्योरेंस। अगर उसकी प्राइमरी इंश्योरेंस एक डिजीज़ को या फिर एक सर्विस को कवर कर रही है और वहाँ से उसकी कुछ जो पेमेंट है वो बच जाती है, तो दूसरी जो इंश्योरेंस होगी वो उस बची हुई पेमेंट को कवर करेगी। यानी कि एक प्राइमरी इंश्योरेंस होगी, एक सेकेंडरी इंश्योरेंस होगी, दोनों मिलके क्या करेंगी, पेशेंट को प्रोवाइड करेंगी पेमेंट, ताकि वो अपने प्रोवाइडर से क्या कर सके, अपने फिजिशियन से सर्विसेज ले सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज प्रोवाइडर पोर्टल। प्रोवाइडर पोर्टल क्या होता है। कोई भी डॉक्टर या फिजिशियन हर उस पेशेंट की जिसका वो चेकअप करता है, जिसका वो डायग्नोसिस करता है, जिसका वो ट्रीटमेंट करता है, उसकी सारी डिटेल्स वो अपने पोर्टल पे डालता है, उसका हम प्रोवाइडर पोर्टल कहते हैं। वही पोर्टल बिल्डर को दिया जाता है ताकि वो उस सारी डिटेल्स को लेके क्लेम जनरेशन, एलिजिबिलिटी, क्लेम सबमिशन, उन सारी चीज़ों को एक्यूरेटली कर सके, उसमें कोई भी गलती का जो चांस है वो ना रहे। तो बेसिकली प्रोवाइडर पोर्टल का यही काम होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज एनपीआई एंड टीआईएन। एनपीआई स्टैंड्स फॉर नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर, एलटीआईएन स्टैंड्स फॉर टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बेसिकली आपसे क्या पूछेगा, ये आपके एब्रीविएशन पूछ सकता है, ठीक है, जो कि हमने ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे याद आता है हमने टर्मिनोलॉजीज के अंदर ये चीज़ें कवर की थी। तो जो हमारे पास एनपीआई होता है वो हमारे प्रोवाइडर के लिए होता है, ठीक है, कि प्रोवाइडर का एक स्पेशल नंबर होता है, डिजिट होता है जो कि 10 नंबर्स का होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो क्या होता है, प्रोवाइडर के लिए दिया गया होता है, तो वहाँ से उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। और टीआईएन जो होता है वो टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी प्लान्स बाय इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के टोटल कितने प्लान्स होते हैं। इंश्योरेंस के टोटल 4 प्लान्स होते हैं, HMO, PPO, EPO एंड POS। ये टोटल 4 प्लान्स होते हैं जो कि इंश्योरेंस कवरेज के अंदर आते हैं। डिफरेंशिएट रेफरल एंड ऑथराइजेशन। तो पहले हम बात करते हैं रेफरल की। रेफरल में बेसिकली क्या होता है कि ये जो प्लान है ये आपका HMO कवरेज के अंदर आता है। होता क्या है कि आपका पेशेंट जाता है PCP के पास, यानी कि प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, वो फिर पेशेंट को रेफर करता है किसी स्पेशलिस्ट के पास, वहां पे एक नंबर देता है जिसे हम कहते हैं रेफरल कोड, या फिर उसको सिंपली आप रेफरल भी कह सकते हैं। अगर तो PCP रेफर कर रहा है किसी स्पेशलिस्ट के पास तो एक नंबर दिया जाएगा जिसे हम रेफरल कहेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑथराइजेशन की, ऑथराइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि कुछ सर्विसेज इंश्योरेंस के अंदर नहीं आती। अब पेशेंट वो सर्विसेज लेना चाहता है और कहता है कि मुझे इंश्योरेंस का पे भी करे। अब वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा अपने इंश्योरेंस को कि भाई देखो ये मैं सर्विस लेना चाहता हूँ, मेरी जो भी मजबूरी है, या जिस तरह वो अपील करेगा इंश्योरेंस को कि मैं ये सर्विस लेना चाहता हूँ, काइंडली इसकी मुझे पेमेंट दी जाए। अगर इंश्योरेंस उस चीज़ पर अग्री कर जाती है कि हाँ ठीक है इसकी पेमेंट हम आपको देंगे, तो वहाँ पे पेशेंट को एक ऑथराइजेशन नंबर दिया जाता है जो कि ऑथराइजेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है आपका रेफरल और ऑथराइजेशन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज रेंडरिंग प्रोवाइडर। रेंडरिंग प्रोवाइडर एक ऐसा फिजिशियन होता है, एक ऐसा डॉक्टर होता है जो कि किसी क्लिनिक या फिर किसी स्पेसिफिक प्लेस के अंदर वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, वो किसी भी जगह पे सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। पेशेंट के घर जाके भी कर सकता है, उसके ऑफिस भी कर सकता है, किसी भी जगह पे अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सर्विसेज तो उसको हम करेंगे रेंडरिंग प्रोवाइडर। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट्स। एलिजिबिलिटी नाम से जाहिर हो रहा है, हमने पिछले लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा भी है इसकी एलिजिबिलिटी की, हमने लाइव कॉल भी की थी, शायद आपको याद हो, नहीं याद तो जाके प्रैक्टिस सेशन देखो हमारा फर्स्ट वाला, उसमें आपको नज़र आएगा हमने एलिजिबिलिटी लाइव कॉल करी है। तो एलिजिबिलिटी के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि पेशेंट एक्टिव है इंश्योरेंस के साथ या एक्टिव नहीं है, उसका कोपे रहता है नहीं रहता, उसके डिडक्टिबल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम एलिजिबिलिटी के अंदर चेक करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी से हम वेरीफाई करते हैं यानी कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो उसके बाद बेनिफिट्स, बेनिफिट्स बेसिकली सर्विस है, यानी कि आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, कितने % प्रोवाइड कर रही है, आपकी किस ट्रीटमेंट पे आपको कितना पे कर रही है, नहीं कर रही, ये सारा बेनिफिट के अंदर आएगा। मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना फ़ायदा दे रही है वो सारा बेनिफिट के अंदर आता है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज डायग्नोस्टिक कोड एंड मॉडिफायर।
अब डायग्नोस्टिक कोड बेसिकली क्या होता है? डायग्नोस्टिक कोड ये होता है कि जब भी कोई डिजीज डायग्नोज होती है तो उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट एक कोड ना असाइन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक कोड। फॉर एग्जांपल किसी भी डिजीज का अगर हम एक कोड दे दें 4 इंचों का, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? डायग्नोस्टिक कोड आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें मॉडिफायर की, तो मॉडिफायर भी कोड्स होते हैं। इनका क्या काम होता है कि ये क्या करते हैं? डिस्क्रिप्शन को इन्हांस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कहूँ कि अगर आपको बॉडी की इनाटमी बतानी है, लेफ्ट राइट, तो उन चीज़ों के लिए हम मॉडिफायर यूज़ करते हैं। ये भी बेसिकली कोड्स ही हैं। ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन को इन्हांस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये थे मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इनको आपने अच्छे से तैयार करना है जब भी आप इंटरव्यू की तरफ जाओ, चाहे आप रिमोट की तरफ जा रहे हो, चाहे आप फिजिकल जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाओ। उम्मीद करता हूँ आपका इंटरव्यू जो है ना वो 100% जाएगा। आपको आइडिया भी हो गया होगा कि इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा जाएगा। मेडिकल बिलिंग की ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपने इनको याद करना है और इनके अंदर जो चीज़ें हैं उनको भी याद करना है, क्योंकि जब अब मैं बात करूँगा RCM की, तो RCM का जब वो सवाल करेगा ना, तो वो सिर्फ RCM का एब्रीविएशन पूछ के बैठ नहीं जाएगा। आपसे कहेगा वो सारे स्टेप भी मुझे बताओ जो RCM के अंदर आते हैं। जब आप स्टेप बताने लगोगे तो किस स्टेप पे आपको रोक के पूछ लेगा, भाई इस स्टेप पे होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ फॉलोअप की, तो कहेगा फॉलोअप को आप डिटेल में बताओ कि फॉलोअप के अंदर आप क्या प्रोसेस करते हो। तो इस वजह से कह रहा हूँ सवाल के अंदर से सवाल निकलेगा। ये थे आपके मेन जो कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। इनसे जो सवाल से सवाल निकलते हैं उनको भी आपने कवर करना है और आपका इंटरव्यू 100% जाएगा। आपने ये भी देख लिया कि हम जॉब कहाँ से ढूंढते हैं, अब आपका इंटरव्यू भी ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हम ईजिली इंटरव्यू कैसे क्लियर कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और उनको कैसे हमने आंसर करना है। और ये ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन यही होंगे जो हमने पूरे कोर्स में पढ़े हैं, बस उनका थोड़ा सा पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक वैल्यूएबल कंटेंट है और मुझे आपके टाइम की कदर है जो आप मुझे दे रहे हो, ठीक है। मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो क्रिंज कंटेंट से निकल के वैल्यूएबल कंटेंट की तरफ आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।